औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है वो शुरू करना है लेक्चर नंबर 20 और लेक्चर नंबर 20 के अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है साउंड वेव्स का वो शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 20 BS फिज़िक्स फर्स्ट टर्म वेव्स एंड ऑसिलेशंस, कोर्स कोड 102 और डेट है आज हमारे पास 2/12/2020। आज हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 है साउंड वेव्स। तो इसके अंदर हमारे पास दो ही आर्टिकल्स हैं इस चैप्टर में। एक हमारे पास बीट्स है और एक हमारे पास आर्टिकल जो है वो है डॉपलर्स इफ़ेक्ट। तो आपको पता है कि साउंड जो ट्रैवल करती है वो भी इन दी फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करती है, और ये ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, यानी दबाव और खिलाव। कंप्रेशन कहते हैं दबाव को और रेयर फ्रैक्शन कहते हैं खिलाव को। तो ये इस फॉर्म में ये ट्रैवल करती है। तो हमारे पास इस वक्त साउंड वेव्स के अंदर जो है पहला आर्टिकल जो है वो है हमारे पास बीट्स का। बीट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमने बीट्स को स्टडी करना है। तो बीट्स क्या होती हैं? देखिए, पहले हमें ये समझना है कि व्हाट आर द बीट। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसकी 3 एप्लीकेशंस मेन है। एक इंटरफेरेंस है, दूसरी जो है वो स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स हैं, और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास बीट्स है। तो हमने जो लास्ट सेक्शन है उसमें हमने स्टडी किया था कि इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है जब वेव जो है सेम फ्रिक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ की एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये इंटरफेरेंस जो हमने पढ़ी थी ये स्पेस के अंदर हमने इंटरफेरेंस स्टडी की थी। ठीक है, जो लास्ट सेक्शन में हमने इंटरफेरेंस पढ़ी थी वो क्या थी? वो इंटरफेरेंस थी इन स्पेस। इन लास्ट सेक्शन वी स्टडी द इंटरफेरेंस इन स्पेस। वो हमने इंटरफेरेंस इन स्पेस पढ़ी थी। तो बीट्स क्या हैं? बीट्स जो हैं ये बेसिकली हमारे पास इंटरफेरेंस इन टाइम है। अब हम कंसिडर करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव इन टाइम। ठीक है, नाउ वी विल कंसिडर the interference of waves in time। ठीक है, अब जो यानी कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इंटरफेरेंस है उसको हमने स्टडी किया। प्रीवियसली जो हमने पढ़ी आपने देखी उसमें पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस आ रहे थे। तो पार्ट डिफरेंस कहाँ पर आता है? जहाँ पर हम पोजीशन की जो है वो बात करते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास 2 साइनोसाइडल वेव्स हैं, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, सपोज वी हैव 2 sinusoidal waves of same amplitude but slightly different frequencies.
लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। यानी कि फ्रिक्वेंसी देखें आप, पीछे जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ी थी ना, उसमें हमने कहा था कि फ्रिक्वेंसी भी सेम होती है। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज है। तो अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की वजह से हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी, ठीक है, अब ये जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो हैं जब ये इंटरफेयर करेंगी तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। और जब एम्पलीट्यूड वेरी करेगा तो एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की वजह से जो आपको साउंड सुनाई देगी वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। यानी कि उस साउंड के सुनाई देने में आपको पीरियाडिक अल्टरनेशंस जो हैं वो आएंगी। यानी कि जो लाउडनेस है वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की जो वेव्स हैं when these waves interfere, ये जब वेव्स जो हैं वो इंटरफेयर करेंगी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव will be varying। तो जो एम्पलीट्यूड होगा आपका रिजल्टेंट वेव का वो वेरिंग होगा, वो यानी कि वो कभी कम या ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पीरियाडिक अल्टरनेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी इन द लाउडनेस ऑफ साउंड। ड्यू टू दिस द पीरियाडिक वेरिएशंस are produced in the amplitude, in the loudness of the sound waves. These periodic alternations, वेरिएशंस या अल्टरनेशंस इन साउंड वेव्स आर नोन एज बीट्स। तो इनको जो हम बीट्स का नाम देते हैं। ये जो पीरियाडिक यानी कि अभी आवाज़ का कम होना और कभी आवाज़ का ज़्यादा होना, इसको हम बीट्स का नाम जो है वो देते हैं। तो सपोज़ करें कि हमारे पास जो हैं वो दो वेव्स हैं, मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, ये दो वेव्स हैं, ये एक्स ये वाई, एक वेव ये स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की वेव है। और अब इनका जो एम्पलीट्यूड जाएगा इस एम्पलीट्यूड के अंदर ये देखें वेरिएशन आएगी। इसका डेल्टा P1 ऑफ टी प्रेशर है, इसका डेल्टा P2 ऑफ टी जो है वो प्रेशर है, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है इसका डेल्टा P ऑफ टी है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डेल्टा P ऑफ टी जो है वो डेल्टा P1 ऑफ टी प्लस माइनस 2 ऑफ टी। तो हमारे पास जो है अब जो डेल्टा P1 ऑफ टी है वो हमारे पास एक वेव है साइन ओमेगा 1 टी और दूसरी डेल्टा P1 ऑफ टी जो है वो डेल्टा PM है हमारे पास साइन ओमेगा 2 टी। यानी कि हम इनको लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 ऑफ टी
साइन ओमेगा 1 ऑफ टी और डेल्टा पी टू टी साइन ओमेगा 2 टी। ये हम जो है इसको राइट डाउन कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है, प्रेशर जो है वो डेल्टा पी एम है, वो डेल्टा पी एम। तो ये हमारे पास, अब आप इसको इसके ऊपर अगर जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको अप्लाई करें तो बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट वेव है डेल्टा पी ऑफ टी, ये किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी डेल्टा पी एम साइन ओमेगा 1 टी प्लस डेल्टा पी एम साइन ओमेगा टी। तो डेल्टा पी टी प्लस साइन ओमेगा 2 टी, ये हमारे पास रिलेशन जो है। अब हमने इसके ऊपर वही फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वो लगाना है जो कि क्या है हमारे पास, साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू। तो डेल्टा पी एम जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर ऑफ द वेव है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो है ये क्या है, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसीज हैं। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर एंगुलर फ्रीक्वेंसीज और डेल्टा पी एम जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब हमने इसके ऊपर जो है वो फार्मूला लगाना है, साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और कॉस ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2, ये फार्मूला लगाना है। तो अब ये फार्मूला लगाएं इसके ऊपर, तो डेल्टा पी ऑफ टी 2 डेल्टा पी एम। ठीक है, तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 और कॉज ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2। ये रिलेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2 डेल्टा पी एम साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 टी जो है, ये फर्स्ट टर्म जो है एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फर्स्ट टर्म जो है इधर भी ये टी आएगा, ये जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये क्या है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। ठीक है, 2 डेल्टा पी एम साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2, ये टर्म जो है ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट कर रही है और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये टर्म जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, सॉरी ये इसको लिखना था हमने, ये कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और ये जो है साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2, ये क्या है, ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, देखें ना, ओमेगा 1 प्लस 2 फ्रिक्वेंसीज को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास एवरेज फ्रिक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। तो अब हमारे पास ओमेगा एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर वो क्या एक्चुअली ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओमेगा एम्पलीट्यूड हमारे पास जो एम्पलीट्यूड की फ्रिक्वेंसी है ओमेगा एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर मैं
ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के बराबर कर दूँ, सपोज करें कि इसमें हम ये कह देंगे ये दोनों सेम फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा 2, तो ओमेगा एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 ये कट जाएगा और ओमेगा एम्पलीट्यूड मेरे पास 0 के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर सेम फ्रिक्वेंसीज हो तो बीट्स तो उस वक्त प्रोड्यूस नहीं होती जब हमारे पास सेम फ्रिक्वेंसीज जो हैं होती हैं, बीट्स तो उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब हमारे पास जो है वो फ्रिक्वेंसीज स्लाइटली एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो अगर हम यहाँ पर ओमेगा एवरेज को देखें तो ओमेगा एवरेज जो है हमारे पास, आप देखें कि अच्छा उस ओमेगा एवरेज से पहले मैं ये जो इक्वेशन है इसको लिख देता हूँ। देखें ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा पी ऑफ टी टू डेल्टा पी एम ओमेगा एवरेज और कॉज ऑफ ओमेगा एम्पलीट्यूड टी ओमेगा एवरेज टी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आप देखें इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ बीट्स, इसको इक्वेशन ऑफ बीट्स का नाम जानते हैं। अब आप देखें कि इसके अंदर ओमेगा एवरेज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बराबर है तो ओमेगा एवरेज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई 2 काट गया तो दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1। ठीक है, ये ओमेगा 1 के बराबर आ जाएगा उसकी एवरेज जो है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर हमारे पास जो है वो सेम हो फ्रिक्वेंसीज तो फिर हमारे पास ओमेगा एम्पलीट्यूड जो है वो तो 0 के बराबर आ जाएगा और ओमेगा एवरेज जो है वो हमारे पास ओमेगा 1 के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो 2 डेल्टा पी एम कॉज ओमेगा एम्पलीट्यूड टी के बराबर है। और एम्पलीट्यूड जो है इसमें जो देखें ये जो टर्म है हमारे पास, देखें मैं इसको राइट डाउन करता हूँ दोबारा। देखिए ये जो है ना हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2 डेल्टा पी एम, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ओमेगा एवरेज कॉस एम्पलीट्यूड ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर टी, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की जो है वो टर्म है। ठीक है, जिसको हमने ओमेगा एम्पलीट्यूड कहा है, एम्पलीट्यूड तो 2 डेल्टा पी एम कॉस ओमेगा एम्पलीट्यूड टी। तो हमें पता है कि थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डेल्टा पी एम कॉज ऑफ थीटा। तो ओमेगा एम्पलीट्यूड ये बेसिकली एंगल है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एंगल। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, इफ़ थीटा इज 0 डिग्री तो एम्पलीट्यूड मेरे पास मैक्सिमम होगा 2 डेल्टा पी एम, क्योंकि कॉज 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास जो थीटा है वो 180 डिग्री है तो तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव में 2 डेल्टा पी एम कॉज 180 डिग्री। तो एम्पलीट्यूड माइनस 2 डेल्टा पी एम, क्योंकि कॉज 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास अगर थीटा
90 डिग्री हो, तो हमें पता है कि एम्पलीट्यूड फिर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 डेल्टा पी एम कॉज 90 डिग्री, और कॉज 90 डिग्री जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो एम्पलीट्यूड 2 डेल्टा पी एम दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो ओमेगा बीट है एक्चुअली, यानी कि जो बीट की फ्रिक्वेंसी है, देखिए पीरियोडिक अल्टरनेशंस, ओमेगा बीट जो है वो डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। ओमेगा बीट दैट इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और ओमेगा 1 हमें पता है कि 2 पाई f1 के बराबर होता है, और ओमेगा 2 जो है वो 2 पाई f2 के बराबर होता है। तो ओमेगा बीट हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 इसके बराबर आ जाएगा। और हमें पता है कि ओमेगा बीट हमारे पास बराबर था 2 पाई f बीट के, तो 2 पाई f बीट जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2। तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई से कैंसिल हो गया, और f बीट जो है वो हमारे पास आ गया f1 माइनस f2। यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हो तो फिर बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो बीट फ्रिक्वेंसी जो क्या है वो डिफरेंस ऑफ जो कंपोनेंट वेव्स की फ्रिक्वेंसीज हैं उसके बराबर है। यानी कि बीट्स उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव्स की फ्रिक्वेंसी आपस में स्लाइटली डिफरेंट होती हैं। तो हमेशा 2 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, 2 बीट्स पर सेकंड जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, 2 बीट्स पर सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड जो है वो n2, यानी कि 1 सेकंड में आपको एक दफ़ा ऊंची और एक दफ़ा नीची आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। और ह्यूमन ईयर जो है वो 15 हर्ट्ज़ तक की जो हैं बीट्स, फ्रिक्वेंसी की बीट्स को डिटेक्ट करता है, इससे लेस देन वो बीट्स को डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है वो, ह्यूमन ईयर डिटेक्ट बीट्स अप टू 15 हर्ट्ज़, 15 हर्ट्ज़ कहता है, इससे लेस देन 15 हर्ट्ज़ इट डज नॉट डिटेक्ट बीट्स। तो इससे नीचे ये बीट्स को डिटेक्ट जो है वो नहीं करती। यानी कि 15 हर्ट्ज़ तक की अगर फ्रिक्वेंसी आ रही हो तो आपको बीट्स जो है उनका सुनाई देंगी, आपको बीट्स जो हैं वो ऑब्ज़र्व होंगी, आपका कान उनको सुन पाएगा। लेकिन अगर इससे लेस होंगी तो फिर बीट्स जो हैं वो नहीं सुनाई देंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसका समरी यही है कि पीरियोडिक अल्टरनेशन, यानी कि 2 स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की वेव्स जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपस में इंटरफेयर करती हैं तो उनकी इंटरफेरेंस के नतीजे में हमारे पास जो है वो बीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं डॉपलर्स इफ़ेक्ट। डॉपलर्स इफ़ेक्ट, डॉपलर इफ़ेक्ट जो है इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू साउंड, और जो एपरेंट चेंज है इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स फॉर एन ऑब्जर्वर व्हेन साउंड सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एपरेंट चेंज
यानी कि जब ऑब्जर्वर और जो सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है, उसके दरमियान रिलेटिव मोशन हो, तो तब हमें जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है साउंड की, उसमें अपरेंटली हमें चेंज महसूस होती है। और ये फिनोमेना जो है इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो द अपरेंट चेंज इन द frequency of sound when there is a relative motion between source of sound and the observer is known as Doppler's इफेक्ट। इसको जो है हम डॉपलर्स इफेक्ट, यानी कि जब रिलेटिव मोशन होती है तो जो फ्रिक्वेंसी आपको साउंड वेव्स की सुनाई देती है उसमें चेंज आती है। तो ये डॉपलर इफेक्ट जो है सिर्फ साउंड वेव्स पर नहीं, इट कैन आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन लाइट वेव्स। और ये डॉपलर साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था और इसके नाम के ऊपर इसको डॉपलर इफेक्ट का नाम जो है वो दिया गया। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखें कि एक पर्सन जो है वो स्टेशन पे खड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो स्टेशन पे खड़ा है और उससे कुछ फासले पर एक ट्रेन खड़ी है और ट्रेन जो है वो अपने साउंड हॉर्न जो है वो बजाती है। अब जब वो दोनों स्टेशनरी हैं तो जो आपका ऑब्ज़र्वर है उसको आवाज़ सुनाई देगी। अब क्या कि ट्रेन मूव करना शुरू करती है और ऑब्ज़र्वर के करीब जाना शुरू करती है और साथ हॉर्न बजाती है। जो वो ऑब्ज़र्वर के करीब आती जाती है, ऑब्ज़र्वर को ऊंची आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उससे पास करके गुज़र जाती है तो उसके बाद जूं से दूर जाना शुरू होती है तो ऑब्ज़र्वर को उसकी कम आवाज़ सुनाई देती है। तो आप देखें कि जब सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड द ऑब्ज़र्वर तो आवाज़ ऊंची होगी और जब सोर्स मूव कर रही है अवे फ्राम द ऑब्ज़र्वर तो तब भी आवाज़ जो है वो नीची होगी। इसकी मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास जो रिलेटिव मोशन हो रही है उसकी वजह से कभी आवाज़ ऊंची और कभी आवाज़ कम जो है वो सुनाई दे रही है। तो अगर हम देखें कि ये जो पर्सन है हमारे पास जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है और ये ट्रेन की मोशन को ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो इसके ये जो है अ पर्सन ऑन प्लेटफॉर्म standing and observing the sound of horn of the train। ये जो ट्रेन का हॉर्न है उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो अब ये जो पर्सन है ये कुछ ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो करेगा। तो वो ऑब्ज़र्वेशंस क्या हैं कि पहली ऑब्ज़र्वेशन ये है कि व्हेन ट्रेन मूव्स टूवर्ड्स द ऑब्ज़र्वर द फ्रीक्वेंसी of sound increases।
तो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज जो है वो करेगी। और अगर व्हेन ट्रेन मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द फ्रिक्वेंसी of sound will decrease। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और अगर दोनों स्टेशनरी होंगे, तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर बोथ ट्रेन एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी, देयर इज नो चेंज in the frequency of sound। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड में कोई चेंज नहीं आएगी। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड में चेंज उसी वक्त ही आएगी जब हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन होगी। तो आज अब लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल जो है हम वो लिमिटेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट जो है उसको स्टडी करेंगे और उसके साथ हम जो केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट्स के उसको स्टडी करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये 2 ही टॉपिक थे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।